Welcome to my channel. Now in this video we will discuss chapter number 13, magnetic effect of electric current. Okay, so let's start. In the previous chapter on electricity we learned about the heating effect of electric current and what could be the other effect of electric current. We know that an electric current wire behaves like a magnet. ओके हम लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं कि हीटिंग इफेक्ट का इलेक्ट्रिक करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट पर इसका इफेक्ट क्या होता है। तो इसको हम मैग्नेट के बिहेव में कैसे समझेंगे। सो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। सी द एक्टिविटी। यहाँ एक आपको कंपास दिया हुआ है और वो कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है जब भी हम करंट पास थ्रू करते हैं मेटलिक कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ये इस सर्किट डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमने क्या देखा, वी सी दैट द निडल इज डिफ्लेक्टेड। सो व्हाट डज इट मीन, जो निडल हमारी डिफ्लेक्ट हुई है उसका मतलब क्या होता है। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब जो करंट होता है कॉपर वायर के साथ जो प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट देता है। थस वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म आर लिंक टू ईच अदर। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। सो देन व्हाट अबाउट द प्रीवियस पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट। तो जो जब भी कोई मैग्नेट मूव करता है तो उसके पीछे क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और उससे होने वाले फोर्सेस के बारे में। एंड वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक मोटर, ओके, सो विच इन्वॉल्व the magnetic effect of electric current and electric generator which involve the electric heating effect of मूविंग मैग्नेट। तो इस चैप्टर के अंदर इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे साइंटिस्ट हैं एक हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो टर्म थी उसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये देखो आयरन फिलिंग्स के जो डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं। ओके, सो वी आर फेमिलियर अबाउट द फैक्ट दैट कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। जब भी हम बार मैग्नेट को कंपास निडल के पास में लाते हैं वो डिफ्लेक्ट होती है। सो कंपास निडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। इसीलिए हम कह सकते हैं जो कंपास निडल है वो एक छोटी बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है। एंड द एंड ऑफ द कंपास निडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। और जो कंपास निडल होती है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर मूव करती है और उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पॉइंट या फिर नॉर्थ पोल, और जो पॉइंट साउथ की तरफ होता है उसको हम साउथ सीकिंग पॉइंट या साउथ पोल कहते हैं। एंड थ्रू वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व दैट like poles repel and while unlike poles of magnet attract each other। हम बहुत सारे एक्टिविटीज के थ्रू समझ सकते हैं कि जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल होते हैं और लाइक पोल्स अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट एक एक्टिविटी दे रखी है कि जो आयरन फिलिंग्स है उनको अरेंज किया हुआ है इस पैटर्न के अंदर। 13.2 जो फिगर है उसके पैटर्न में हमने आयरन फिलिंग्स को अरेंज किया है। सो व्हाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज इन सच पैटर्न एंड व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट। तो ये पैटर्न है हमें क्या बता रहा है, ये हमें बताता है कि जैसे जो मैग्नेट है एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन ऑफ सराउंडिंग इट। वो जहाँ पर उसी रीजन में सराउंड करती है ओके जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होता है। एंड देयरफॉर द आयरन फिलिंग एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड दस एक्सर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग्स टू अरेंज इन अ पैटर्न। इसीलिए हमने आयरन फिलिंग्स को इसी प्रकार के पैटर्न में अरेंज किया है। सो द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, और वो रीजन जो मैग्नेट को सराउंड करता है इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कहेंगे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। एंड द लाइंस अलोंग विच द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जो लाइंस आपको दिख रही है आयरन फिलिंग्स के आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, इसके अकॉर्डिंग हम एक और एक्टिविटी देख सकते हैं। जैसे कि एक्टिविटी 13.3 में बताया एक आपको स्मॉल कंपास लेना है बार मैग्नेट, उसको आपको एक शीट ऑफ वाइट पेपर पे फिक्स करना है, ड्राइंग पेपर शीट पे। ओके, और उसकी बाउंड्री आपको फाइंड आउट करनी है, बनानी है आपको बाउंड्री। एंड प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड हाउ डज इट बिहेव। आप देखेंगे वो कैसे बिहेव कर रहा है। सो द साउथ पोल ऑफ द निडल पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, देखिए फिगर में भी आपको दिख रहा है कि कैसे वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं।
ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बाहर बाहर मैग्नेट के आसपास, वो किस प्रकार से क्रिएट हो रही है, देखिए पिक्चर में ये आपको क्लियर दिख रहा है। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। The direction of the magnetic field is taken to be the direction in which a north pole of the compass needle moves inside it। और जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो नॉर्थ पोल की तरफ मूव करता है। एंड देयरफॉर इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। इसीलिए हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल के पास जाकर मर्ज हो जाती हैं। और मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होता है फील्ड लाइंस का, वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक क्लोज्ड कर्व बना रही हैं। जैसे कि आपको फिगर 13.4 में दिख रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड कर्व बना रही है। So the relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines, and the field is stronger, that is the force acting on the pole of the another magnet place is greater where the field lines are crowded। और जहाँ पर फील्ड लाइंस ज़्यादा इकट्ठी हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। So no two field lines are found to cross each other. If they did, and it would mean that at the point of intersection the compass needle would point toward the two direction, which is not possible। इसलिए हम कह सकते हैं जो compass needle है वो दो डायरेक्शन में पॉइंट आउट नहीं कर सकती, ओके, विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे कैसा फोर्स प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा। ओके, सो लेट्स टेक द एग्जांपल। हम भी पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इसको हमारे साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर ने एक्सप्लेन किया था 1836 के अंदर। इन्होंने बताया था कि मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। इन्होंने बताया था कि जो मैग्नेट होता है वो भी इक्वल और अपोजिट फोर्स प्रोड्यूस करता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। एंड द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डेमोन्स्ट्रेट थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। और बहुत सारी एक्टिविटी के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एक एक्टिविटी आपको दी हुई है कि करंट कैरिंग रॉड है, ए बी एक्सपीरियंसेस अ फोर्स perpendicular to its length and the magnetic field and support for the magnet is not shown here for simplicity। यहाँ पे मैग्नेट आपको नहीं शोन किया है। तो ये जो एक्टिविटी है ये हमें बताती है कि a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field। It also suggests that the direction of a force is also reversed when the direction of current थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। ये हमें ये भी बताती है कि जब भी डायरेक्शन फोर्स का रिवर्स होता है तो करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स होगा। सो नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। इट इज वंस अगेन ऑब्जर्व्ड दैट द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड गेट्स रिवर्स्ड। तो हम कह सकते हैं जो फोर्स होता है करंट कैरिंग रॉड पर वो भी रिवर्स होता है। ओके, और it shows that the direction of the force on the conductor depend upon the direction of current and the direction of the magnetic field। और जो भी डायरेक्शन होता है फोर्स का वो कंडक्टर पर और उसकी डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम समझा सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है रॉड का वो लार्जेस्ट होता है एंड व्हेन द डायरेक्शन करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड in such a way, okay, so condition we can use a simple rule to find the direction of the force on the conductor। तो ये आपको डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का डायरेक्शन बताया हुआ है। जो थंब है ये थंब आपका बताएगा मोशन और जो फिंगर है आपकी ओके मिडिल फिंगर है वो आपका फील्ड बताएगी। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेफ्ट हैंड जो रूल है फ्लेमिंग का ये आपको बताता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों इंक्लूड होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर, लाउड स्पीकर के अंदर, माइक्रोफोन्स के अंदर और बहुत सारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अंदर ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, और बहुत सारे जनरेटर्स के अंदर भी इसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन
के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में, और वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और फोर्स जनरेट होता है। ओके, सो दिस फोर्स कॉजेज द कंडक्टर टू मूव, और जो फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, वो मूव करता है कंडक्टर को। नाउ लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड अ फिक्स्ड कंडक्टर। एक कंडीशन आपको देखनी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, तो इसको सबसे पहले हमारे इंग्लिश फिजिसिस्ट माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था 1831 के अंदर। उन्होंने बताया उन्होंने बनाया था, फैराडे मेड एन इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू बाय डिस्कवरिंग हाउ अ मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। और उन्होंने बताया कि मूविंग मैग्नेट जो है कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और उसको उन्होंने एक एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन किया था। देखिए एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के अंदर एक आपको ये मूविंग जो मैग्नेट है वो कॉइल सेटअप की हुई है करंट की कॉइल सर्किट के अंदर, और वो हमें बता रही है इंडिकेशन गैल्वेनोमीटर निडल का, जो नीचे आपको जी से रिप्रेजेंट कर रहा है वो गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर कितना करंट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमें गैल्वेनोमीटर पॉइंट आउट करता है। एंड द पॉइंटर रिमेन्स एट जीरो, और ये हमें ये भी चीज नोटिस करनी है कि पॉइंटर हमेशा जीरो पर होना चाहिए। फॉर जीरो करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द जीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो जीरो के लेफ्ट और राइट दोनों साइड वो डिपेंड करता है डायरेक्शन किस तरफ प्रोड्यूस होगा। तो यू कैन also check that if you had moved south pole of the magnet toward the end B of the coil, the deflection in the galvanometer would be the opposite to the previous case। तो आप ये भी नोटिस करेंगे जो गैल्वेनोमीटर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, पहले साउथ में होगा तो फिर नॉर्थ में दिखेगा आपको, नॉर्थ होगा तो साउथ में दिखेगा। एंड व्हेन द कॉइल एंड द मैग्नेट आर बोथ स्टेशनरी, और जब कॉइल और मैग्नेट दोनों स्टेशनरी होंगे यानी कि रुके हुए होंगे तो उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। इट इज thus clear that from this activity that motion of a magnet with respect to the coil produces an induced potential difference। तो वो potential difference induce करता है and which set up an induced electric current in the circuit, और वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है सर्किट के अंदर। ओके, नेक्स्ट एक और एक्टिविटी इसमें बताई हुई है करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2 व्हेन करंट इन कॉइल 1 इज चेंज। देखिए दो कॉइल आपको दी हुई है, कॉइल 1 और कॉइल 2 फिगर के अंदर, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें ऑब्जर्वेशन जब हमने की तो हमने देखा कि कॉइल 1 रीचेज आइदर अ स्टेडी वैल्यू और जीरो एंड द गैल्वेनोमीटर इन कॉइल 2 शोज नो डिफ्लेक्शन। कॉइल 2 के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन हमें शो ऑफ नहीं हुआ। So from this observation, we conclude that a potential difference is induced in the coil 2 whenever the electric current through the coil 1 is changing, and coil 1 is called the primary coil and coil 2 is called the secondary coil। जो coil 1 है वो primary coil कहलाती है और coil 2 है वो stationary coil या secondary coil कहलाती है। As the current in the first coil changes the magnetic field, जब first coil के अंदर magnetic field change होता है, it associated with also changes, जो current उसके साथ associate होगा वो भी change होगा, and thus the magnetic field lines around the secondary coil also change। तो जो magnetic field lines आपको दिख रही हैं सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो भी चेंज होगी, एंड हैंस द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल इज द कॉज ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन इट। तो वो हमें जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा वो हमें इसमें शो ऑफ होगा। एंड दिस प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट induce a current in another conductor is called the electromagnetic induction। और इस प्रोसेस के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस हुआ है कंडक्टर के अंदर वो करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। और इन प्रैक्टिस वी कैन इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट in a coil either by moving it in a magnet or by changing the magnetic field around it। तो इसको हम मूविंग, जब वो मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड इट इज कन्वीनियंट इन मोस्ट सिचुएशन टू मूव द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और बहुत ये हमारे लिए इजी होगा कि ज़्यादातर कंडीशंस के अंदर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को नोटिस कर सकते हैं। तो ये भी एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप फिगर भी देख सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर अगर हम स्ट्रेच करते हैं हमारे थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, किसके, राइट हैंड के, सो दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिगर में हम देख सकते हैं इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स
the direction of the magnetic field and the thumb shows the direction of motion of the current, then the middle finger will shows the direction of induced current, and this simple rule is called the Fleming's right hand rule. ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ सकते हैं इसमें से क्वेश्चन कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कौन सा है और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कौन सा है। तो ये फिगर आपको प्लॉट करना है और इसको एक्सप्लेन आप करेंगे कि जो हमारी 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमारी बता रही है, मिडिल फिंगर है वो हमारा इंड्यूस्ड करंट बता रही है, थंब है वो हमारा कंडक्टर का मूवमेंट बता रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।